उसी तरह का काम कांग्रेस ने जिन्ना के साथ किया और आज तमाम सेकुलर दल असदुद्दीन ओवैसी के साथ कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें पूरी वीडियो ओवैसी और जिन्ना के उन्वान से। देखिए, मैं भी चाय वाय लेके बैठा हूँ, तो आप लोग भी आराम से सुकून से इसको सुने और अपनी राय भी दें और जानकारी में इजाफा भी करना सभी को ज़रूरी है। तो यहाँ पे उन्वान जैसा कि वीडियो का है, ओवैसी और जिन्ना। भारत की राजनीति में जब से AIMIM का राष्ट्रीय स्तर पर उभार हुआ है, तब से कांग्रेस सहित कई फर्जी सेकुलर दलों के पाखंडी नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी पर दूसरा जिन्ना होने का आरोप लगाया है। हालांकि समूचा देश जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना और पाकिस्तान के कड़े विरोधी हैं। ओवैसी जिन्ना को क्या कहते हैं या कुछ लोग ओवैसी को जिन्ना कहते हैं, इस मुद्दे को छोड़कर जानते हैं कि जिन्ना क्या थे। हालांकि यहाँ पे मैं कंफर्म करता चलूँ पहले ही कि ना मैं जिन्ना का सपोर्टर था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। हाँ, लेकिन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो सपोर्टर हूँ, मैं मीम को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिन्ना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पे इतिहास के पन्नों की है। बात यहाँ पे ये है कि क्या कुछ हुआ है उसको आप लोगों के सामने रखने की है, आप लोगों तक पहुँचाने की है। नहीं तो मैं ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना जिन्ना का सपोर्टर हूँ। ठीक है, इसको जहन में रखते हुए आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें, चाहे वो कांग्रेस सपोर्टर हो, चाहे विरोधी हो, चाहे जो भी हो यार, सब कोई देख सकता है। इसलिए कि ये हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, सभी को जानने की ज़रूरत है, इसमें कोई भेदभाव की बात तो है नहीं। तो आइए जानते हैं जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। पृष्ठभूमि, कारण, बिंदु और परिणाम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध बार बार बनते बिगड़ते रहे। 1916 के लखनऊ पैक्ट में दोनों ने मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का दुर्लभ उदाहरण पेश किया था, लेकिन अगले ही वर्षों में यह एकता टूटने लगी। मुस्लिम लीग के कई नेता ब्रिटिश राजनीतिक में मुसलमानों के अधिकारों को लेकर चिंतित थे। इसी पृष्ठभूमि में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहलाते थे, धीरे धीरे मुसलमानों के राजनीतिक हितों के सबसे बड़े प्रतिनिधि बनकर उभरे। जिन्ना को 14 सूत्री मांग पत्र पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कारण इस प्रकार थे, आप लोग सुने। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे संवैधानिक सुधार ला रही थी। नंबर 2, भारत में चुनी हुई विधानसभाओं का विस्तार हो रहा था और मुसलमानों को आशंका थी कि संख्या कम होने के कारण उनका प्रभाव घट जाएगा। कांग्रेस में बहुसंख्यक नेतृत्व हिंदू समुदाय से आने लगा, इससे मुस्लिम हितों की अनदेखी का डर बढ़ गया था। नंबर 4, मुस्लिम लीग को अपनी पहचान और राजनीतिक मांगों को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। नंबर 5, अलग निर्वाचक मंडलों की पुरानी व्यवस्था जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इन परिस्थितियों में जिन्ना ने 1929 में अपना प्रसिद्ध 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग की बुनियादी मांग बन गया। जिन्ना के 14 सूत्री बिंदुओं का विस्तृत विवरण। नंबर 1, भारत का संविधान परिसिद्धात्मक फेडरल हो, केंद्र की शक्ति सीमित हो, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता मिले। इसका उद्देश्य था कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, वहां राजनीतिक नियंत्रण उन्हीं क्षेत्रों के पास रहे। नंबर 2, सभी प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, प्रांत अपने स्थानीय कानून स्वतंत्र रूप से बनाएं, केंद्र के हस्तक्षेप को कम किया जाए। नंबर 3, विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो, हर प्रांत की सामाजिक बनावट के अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, लेकिन बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनने से रोका जाए। नंबर 4, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को कम से कम 1/3 सीटें। उस समय पूरे भारत में मुसलमान लगभग 25% थे। जिन्ना उन्हें न्यूनतम 33% प्रतिनिधित्व चाहते थे। यह कांग्रेस के लिए स्वीकार्य नहीं था। नंबर 5, पृथक निर्वाचक मंडल जारी रहे, मुसलमान अपने उम्मीदवारों को खुद वोट दें, भविष्य में यदि चाहें तो साझा निर्वाचक मंडल का विकल्प भी चुन सकें। नंबर 6, भूमि सुधार मुस्लिम बहुसंख्यकता को प्रभावित न करे, जिन प्रांतों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, भूमि बंटवारे से उनकी जनसंख्या का राजनीतिक असर न घटे। नंबर 7, सभी समुदायों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था, पूजा, प्रचार, धर्म शिक्षा, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा, इन सब की संवैधानिक गारंटी। नंबर 8, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रभावित करने वाले कानून उसकी आवाज़ के बिना न बने,
किसी भी प्रस्ताव को तभी पारित किया जाए यदि उस समुदाय के 3/4 प्रतिनिधित्व सहमत हों, मतलब अल्पसंख्यकों को वेटो पावर मिले। नंबर 9, सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। सिंध में मुसलमान बहुसंख्यक थे, इसलिए वहां अलग प्रांतीय पहचान स्थापित करना लक्ष्य था। नंबर 10, NWFP और बलूचिस्तान में पूर्ण सुधार, इन क्षेत्रों को भी वही अधिकार और सुधार दिए जाएं जो अन्य प्रांतों को मिले थे। नंबर 11, सेना तथा प्रशासन में मुसलमानों का पर्याप्त हिस्सा, सेना, पुलिस, नौकरशाही सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व, कौशल और योग्यता को ध्यान में रखते हुए। नंबर 12, मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा तथा निजी कानून की सुरक्षा, उर्दू व अरबी शिक्षा, मदरसों की स्वतंत्रता, वक्फ संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत कानून, शरिया आधारित पारिवारिक कानून को छेड़छाड़ से बचाना। नंबर 13, मंत्रिमंडल में मुसलमानों का कम से कम 1/3 हिस्सा, चाहे केंद्र हो या प्रांत, मंत्रियों की 1/3 संख्या मुसलमान हो। नंबर 14, केंद्र संविधान में बदलाव तभी करे जब सभी प्रांत सहमत हों। भारतीय संघ की इच्छा के विरोध केंद्र एकतरफा संवैधानिक संशोधन न करे। इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम बहुल प्रांतों के अधिकार सुरक्षित रहें। सबसे महत्वपूर्ण मांगें थी, नंबर 1, पृथक निर्वाचक मंडल जारी रहे। नंबर 2, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व। नंबर 3, प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता। नंबर 4, संविधान संशोधन का अधिकार केवल प्रांतों के सहमति से हो। जिन्ना और पृथक निर्वाचक मंडल विस्तृत संदर्भ, पृथक निर्वाचक मंडल जिन्ना की नई खोज नहीं थी। 1909 में माइंटो मोरली रिफॉर्म में इसे पहली बार लागू किया गया था। 1919 के मोंटेगो कैल्मोफोर्स्ट रिफॉर्म और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी यही व्यवस्था बनी रही। 1920 से 1946 तक सभी चुनाव इसी प्रणाली से हुए। वोट से वंचित रखने की शर्तें, भूमि स्वामित्व, आयकर भुगतान, शिक्षा, संपत्ति, इन आधारों पर केवल 13 से 20% वयस्क भारतीयों को ही वोट का अधिकार मिलता था। इसलिए प्रत्येक प्रभावशाली समूह जैसे मुसलमान, सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन को अलग निर्वाचक मंडल दिए गए थे। आइए अब जानते हैं कि कांग्रेस ने 14 सूत्री प्रस्ताव क्यों ठुकराया। कांग्रेस का तर्क क्या था? यह प्रस्ताव भारत को स्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम आधार पर बांट देगा। अल्पसंख्यकों को वीटो पावर देने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी। 1/3 प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात से अधिक है। अत्यधिक प्रांतीय स्वायत्तता से भारत एक ढीला ढाला संघ बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अतिरंजित व हास्यास्पद कहा। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठजोड़ पूरी तरह टूट गया। परिणाम, इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए कि 1930 के दशक में हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेद और बढ़ गए। लीग ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र के रूप में पहचान देना शुरू किया। जिन्ना धीरे धीरे 2 नेशन थ्योरी के प्रमुख नेता बन गए। आगे चलकर यही राजनीतिक दूरी 1940 का लाहौर प्रस्ताव, 1946 के चुनाव और अंततः भारत का विभाजन 1947 तक पहुंच गई। पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर ही नहीं बल्कि इस विचार के ब्रांड एम्बेसडर थे। बस वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद ब्राह्मण बनियों की सत्ता में मुसलमान हाशिए पर ज़रूर रहें। मतलब कांग्रेस उस वक्त भी मुसलमानों को अधिकार के नाम पर कुछ भी देने को राज़ी नहीं थी और आज भी नहीं है। उसका वही पुराना राग है कि हम हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलते हैं। इसी साथ रखने की नीति के तहत जिस तरह घर का बड़ा भाई छोटों का भी हिस्सा हड़प कर खा जाता है और छोटे भाई ने इस पर सवाल उठाने पर इस सवाल को घर में फूट डालने की श्रेणी में रखकर बदनाम करता है, उसी तरह का काम कांग्रेस ने जिन्ना के साथ किया और आज तमाम सेकुलर दल असदुद्दीन ओवैसी के साथ कर रहे हैं। अब कोई मनरोगी मुसलमान ये बताए कि जिन्ना की कौन सी मांग गलत थी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं जिन्ना का सपोर्टर नहीं था, लेकिन अगर से कोई देश का विभाजन नहीं चाह रहा था तो कुछ शर्तों में इधर उधर करके या शर्तों को मानकर देश को तो कम से कम टूटने से बचाया जा सकता था। जहाँ तक ये मेरी पर्सनली राय है कि देश के विभाजन को रोका जा सकता था, विभाजित नहीं होता, देश नहीं टूटता। लेकिन अगर से
ये सब मान लिए जाते हैं। इस पर जो है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। इसको एकदम बिल्कुल सिरे से खारिज कर देने के बाद ही सारा बवाल हुआ ना, और उसके बाद जो है जिन्ना ने किया। तो मैं जो किया उसके, मैं देश के विभाजन के सपोर्ट में ना था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। भाई अपना देश नहीं टूटना चाहिए था, अपना देश पूरा अखंड रहता तो अच्छा रहता, लेकिन टूटा ना, उसकी वजह कौन है? अब सब लोग कहेंगे जिन्ना है। अरे तो जिन्ना ने तो जो चीज़ मांगी भाई, अगर से वो तो पूरा देश पहले तो नहीं मांग लिया ना, उन्होंने तो ये चीज़ें लिखी थी। तो कांग्रेस डायरेक्ट जो है तो इसको सिरे से खारिज क्यों कर दिया, स्वीकार क्यों नहीं किया? वजह बताई कांग्रेस ने। मैं किसी तरह के पक्षधार नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं है कि हाँ कांग्रेस की वजह को छुपा लिया है। वीडियो में मैंने कांग्रेस की वजह भी बताई है कि इसने किस किस वजह से उनके वो 14 फार्मूलों को खारिज कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि कम से कम देश विभाजन से बच जाता। अगर से जिन लोगों को भी देश टूटते हुए देखना अच्छा नहीं लगा या नहीं लगता है, जिनमें से मैं भी हूँ, कि देश ना टूटना बेहतर रहता, तो कुछ ना कुछ तो दूसरा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन मुझे तो जहाँ तक समझ में आता है कि मामला कुर्सी का भी था यार। कुर्सी चाहिए रहती है सभी को, कुर्सी से बड़ा प्यार होता है लोगों को, तो क्या किया जाए। देश की कुर्बानी ही सही, यही नीति के तहत जो है आगे की कार्रवाई हुई होगी, जहाँ तक मेरा दिल कहता है। बहरहाल आप लोगों की इसमें क्या राय है और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।